और अब ये लोग पहुंच चुके हैं कोतवाल इस केस में। उत्तराखंड का सोशल मीडिया है वो उसको जितना सलाम किया जाए उतना कम है। उस समय उनका मेडिकल नहीं हुआ था और वहाँ पे आयोग कह रहे हैं कि उनको दवाइयाँ दी गई हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि उनको डिटेन करके कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं, कौन से इंजेक्शन लगाए गए हैं। दवाई दी गई है, कौन सी दवाई दी पता है? कुछ दवाई का नाम? कोतवाल जी कहते हैं कि हमने आपके पति को दवाई दी, दवाई कौन सी दी वो उनको पता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट अपने हिसाब से कौन सा, या तो प्रेमचंद जी से बोला होगा कि दवाई दे दो, कोई भी दवाई दे दो, इस हिसाब से तो वो थाने में बैठ के किसी को भी कुछ भी दवाई खिला सकते हैं। ये साफ परिणाम नजर आ रहा है कि आरएसएस के आधिकारिक स्वयंसेवक उससे संपर्क भी नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत दुखद है और एक सामान्य जनता के बीच में मैं एक स्वयंसेवक बन के आया हूँ, मुझे सुनना पड़ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी क्यों खामोश है। देखना ये होगा इसके बाद। चलिए अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। महिलाएं आप देखिए किस तरह से जबरन घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इन्हें रोका जाता है। मात्र धर्मपति सुरेंद्र नेगी को अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। मुर्दाबाद, प्रेम की पुलिस मुर्दाबाद, प्रेम की पुलिस मुर्दाबाद। एक और जाने दो ना, वो कोई सक्षम है उनके साथ में अपने आप को मैं क्यों जाने दो ना, ऐसे वो मत करो ना, मुझे जाने दो सर, क्यों नहीं जाने दे रहे? उनको तोड़ मारो के पेश कर हमें रक्षा में। मेरा नाम मोहन भंडारी है और मैं ऋषिकेश शहर में ही रहता हूँ और आरएसएस का एक स्वयंसेवक हूँ, जो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस मुहिम में भी मैं आगे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा स्वयंसेवक भाई जो मेरे साथ ही आरएसएस में जुड़ा था 2014 से, और हम लोग साथ में आरएसएस के लिए
एक स्वयंसेवक, एक साधारण स्वयंसेवक के नाते हमने काम किया है, तो बहुत कुछ सीखा है और हमारी संघ के प्रति बहुत आस्था है। और आज हमने अपने भाई को जब इस हालत में देखा कि एक भाजपा के मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी मतलब अपने आवेश में आकर मतलब उससे हाथापाई इतनी स्तर तक गई है कि उस वीडियो को जो वायरल हुआ है उसे देखकर हर किसी का मतलब कलेजा फट सकता है, क्योंकि जब वो अब हम अपने आप को उस स्थान पर देखेंगे तो हर किसी के साथ ये हालत है। आज सामान्य नागरिक इसलिए जुड़ रहा है और उस पर जो एक कलंक का निशान लगाया है, एक ब्लैकमेलिंग का, बिल्कुल, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे भाई पे ही एक बेबुनियाद लगाया, तो उसके प्रतिरोध में मैं अपने दोस्तों के साथ में आया हूँ। भाजपा का वोटर रहा हूँ, उसके अलावा हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि वो चाहे नरेंद्र मोदी जी समझ लीजिए या हमारी विचारधारा है, लेकिन आज मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे सही के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, तभी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल सकती है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देख लिया आरएसएस में जो आधिकारिक रूप से दायित्ववान भी हैं, वो इसमें आगे नहीं आए हैं। तो ये मेरे लिए नागवार है, क्योंकि साथ का स्वयंसेवक भाई है और भाजपा का नहीं आना तो लाजमी है, वो अपनी पार्टी के नेता को मतलब वो सपोर्ट करेंगे। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या कारण हो सकता है कि आज आरएसएस और भाजपा के बड़े बड़े नेता सारे चुप हैं? ये इस तरह की जब चुनाव होते हैं तो सभी किसी न किसी रूप में भागीदारी कहते हैं और अब सपोर्ट के लिए मांगते हैं। आज क्यों नहीं जो है, अगर एक आरएसएस के कार्यकर्ता पे अगर हमला हो जाता है, आम नागरिक पे हमला हो जाता है, आज सारे चुप हैं। एक सामान्य स्वयंसेवक का एक गुण होता है, वो जब संघ शाखा में एक परंपरागत भगवे ध्वज के सामने झुकता है तो उसकी सारी आस्था वहीं पर होती है। यहाँ व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, तत्वनिष्ठ माना जाता है। और जब हम कोई दायित्व लेते भी हैं और हमारे दायित्व और हमारे किसी आक्षेप के कारण संघ को कोई नुकसान होता है, तो हम वो नुकसान ना हो तो हम उस दायित्व को पहले त्याग कर देते हैं कि उसमें कोई आक्षेप ना आए। तो ऐसी एक आस्था होती है स्वयंसेवक की, और वो कोई बिना अपेक्षा किए हुए। लेकिन जब एक सामान्य स्वयंसेवक के साथ ऐसी घटना होती है तो स्वयंसेवक को ही उसका साथ देना होता है। लेकिन आज 2014 से अनुकूल पीरियड में हम लोग आए हैं, आज 2023 है, ये उसी का कुप्रभाव है, क्योंकि हम लोग शक्ति में आए हैं और इस कारण से हमारे अंदर मतलब एक दुराशक्ति भी आएगी, जिसका मुझे साफ परिणाम नज़र आ रहा है कि आरएसएस के आधिकारिक स्वयंसेवक उससे संपर्क भी नहीं किया। ये मेरे लिए बहुत दुखद है। और एक सामान्य जनता के बीच में मैं एक स्वयंसेवक बन के आया हूँ, मुझे सुनना पड़ रहा है कि आरएसएस और बीजेपी क्यों खामोश है। और मैं उनकी एक तरह की जागृति मतलब एक सामान्य लोगों के बीच में जागृति करके कि उनको ये चीज़ें कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, किसी पे डिपेंड होकर नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, देखिए एक आरएसएस का कार्यकर्ता होने के बाद भी आज कोई आरएसएस से कोई बड़ा अधिकारी अभी तक उनकी सुध लेने यहाँ नहीं पहुँचा है। इस बात को लेकर भी आज एक बड़ा आक्रोश है। विधायक बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, ये सब आज देखिए, आज आप सब लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे होकर यहाँ पर आए, ये सब आपकी जीत है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए, आज सुरेंद्र के साथ भी, कल इनके साथ भी हो सकती है, इनके साथ भी हो सकती है, हमारे किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब कभी भी ऐसे मामले हों, किसी भी तरह के मामले, सब लोगों को एकजुट होकर सारे भेदभाव भुला करके अत्याचार के खिलाफ ऐसे ही एकजुट रहने का है अपने को, तभी जाके के हमको न्याय मिलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। तो आखिर क्यों कहता हूँ, जहाँ न जाए कोई और बात जाता है पुनः गाँव की ओर, और जो बात न पूछे कोई और से पूछता है पुनः गाँव की ओर। देखिए आज हम पहली बार जो है दुर्भाग्यवश हमें आना पड़ा कोतवाली ऋषिकेश में, और आज आप सभी भली बात जानते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का प्रेम जिस तरह बरसाया गया सड़कों पे, वो आप सबने भली बात देखा। और इतना कुछ होने के बाद भी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज जब पूरा हुजूम पहुंचा है यहाँ कोतवाली में, तब जाकर कुछ सुनवाई हुई है। चलिए आज हम बात करेंगे इन महिलाओं से, उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ में। सबसे पहले जो है हम उनके पास ही चलेंगे। दीदी प्रणाम। अभी आप अंदर गए थे थाने में, बड़ी मशक्कत के बाद गई है, पहली बात तो ये। जी सर। अब ये आपकी हिम्मत को भी हम सैल्यूट मारते हैं। अब क्या कुछ अंदर रहा, क्या कुछ बातें अंदर हुई आपके साथ? जी सर, मैं उनसे पहले क्वेश्चन ये किया कि जब आप जिस आदमी को खुलेआम इस तरह से पीटा जा रहा है, उस आदमी को सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि हाँ है। तो इतने दिन से आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? वो कहते हैं आज से हम आपको सुरक्षा देते हैं। लेकिन आप इसका जवाब तो दो कि आपने इतने दिन से क्यों नहीं दी सुरक्षा?
लेकिन तब कहते हम मैडम आपको आज ही से सुरक्षा दी जाएगी। अच्छा तो उनका मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाया? मेडिकल ना हमें टाइम नहीं लगा। पुलिस प्रशासन कहती है, यहाँ की कोतवाल कहती है, यहाँ का कोतवाल कहता है कि हमें टाइम नहीं लगा। वो रात भर हर थाने में घुमाते रहे मेरे पति को, इस थाने से थानों के चक्कर कटाते रहे रात भर, और कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट का टाइम नहीं मिला। एक बात सामने आ रही थी, वो दवाई दी गई है, कौन सी दवाई दी पता है? कुछ दवाई का नाम? कोतवाल जी कहते हैं कि हमने आपके पति को दवाई दी, दवाई कौन सी दी वो उनको पता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट अपने हिसाब से, कौन सा, या तो प्रेमचंद जी से बोला होगा कि दवाई दे दो, कोई भी दवाई दे दो, इस हिसाब से तो वो थाने में बैठ कर किसी को भी कुछ भी दवाई खिला सकते हैं और उनसे कुछ भी उगलाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो कोतवाल जी कहते हैं कि हमने उनको दवाई खिलाई है। अब लास्ट में क्या हुआ? क्या अभी देख रहा था, एक पर्चा दिखाया जा रहा था, उसमें क्या दिखाया गया? उसमें ये दिखाया गया है कि जो तहरीर दर्ज की थी उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम नहीं दर्ज कर रहे थे ये लोग, उसमें उनको अन्य की श्रेणी में नाम नहीं है। अच्छा। नाम, जबकि वो तहरीर में 2 बार नाम दिया गया है, 2 बार प्रेमचंद का नाम डाला गया है, लेकिन ये लोग उनको अन्य की श्रेणी में डाले हैं। अन्य की श्रेणी में क्यों डाले? अब लिख लिया गया है। अब लिख लिया गया है। पहली बात तो वो नाम दर्ज कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, और अब अभी तो लिखित देर गया, लेकिन ये लोग कार्रवाई करेंगे उसका मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि क्या कर, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव में है, पूरा प्रशासन राजनीतिक दबाव में है, क्योंकि जब कोई को जवाब देने के मूड में नहीं है, यहाँ तक कि कोतवाल कोई जवाब नहीं देते हैं किसी भी प्रकार के। परसों रात भर हम थाने में बैठ रहे हैं 2 बजे तक, कोतवाल जी कोई जवाब देने के मूड में नहीं है, कहते हमें कोई, तो इन लोगों से क्या न्याय की मांग करें हम? अब आप ही बोले। विश्वास अब तो हमने लिख के दे दिया गया है और उन्होंने भी दिया है कि कार्रवाई कर दी जाएगी। अब देखते हैं अब आगे कितनी कार्रवाई कर दी जाती है। कोई समय दिया कब तक होगी? जी नहीं, अभी कोई समय नहीं दिया है। नहीं होगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम सीधा आगे, ठीक है, धामी सरकार के पास, धामी जी के पास अगला कदम। आपका बेटा पाल बेटी की किसके बेटी? मैं यही ऋषिकेश में ही हूँ। अच्छा। और शिवाजी नगर क्षेत्र में ही रहती हूँ, और जिन्हें मंत्री के द्वारा आम जनता को सरेआम दिन दहाड़े पीटा गया है, उसका जो वीडियो वायरल हो रहा था, मंत्री जी तो ये कह रहे थे कि उन्होंने मेरे पैसे निकाले, मेरा कुर्ता फाड़, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख ये रहा है कि वो उनको पीट रहे हैं। तो मैं माननीय PM जी जो जनता की गुहार सुन रहे हैं, और माननीय CM जी से ये आग्रह करती हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें न्याय दें। अगर वो न्याय नहीं दे सकते तो हम किसके पास गुहार लेके जाएं? ये जनता की, ये उत्तराखंड की जनता की, मातृशक्ति की और समस्त हमारे क्षेत्र वासियों की गुहार है। इसे सुनिए और जल्द से जल्द हमें न्याय दीजिए, क्योंकि हमारे अन्य काम भी हैं, बच्चे छूटे हुए हैं, घर बार छूटा हुआ है। हम ऐसे ही रोज रोज यहाँ थानों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे, क्योंकि हमारा भी काम है। हमें ये जल्द से जल्द हमें न्याय दें। अगर ये न्याय नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? अगर ये न्याय नहीं कर सकते तो हमें सरकार की उत्तराखंड में कोई आवश्यकता है ही नहीं। अपना न्याय हम खुद करेंगे, अपनी जनता अपना न्याय खुद करेगी। जो बाहर ये घूम रहे हैं इन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, मंत्री जी को पद से बर्खास्त किया जाए, उनका त्याग पत्र लिया जाए, और जो अन्य लोग भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए साथ में। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। तुम कहाँ बेटे आए सन? हम यही ऋषिकेश से, शिवाजी नगर। अच्छा। हाँ। तो क्या भाई आज कुछ फैसला भाई? फैसला तो क्या हुआ, अभी तो थोड़ा आज जैसे कि आप सभी को पता था कि पिछले 2 तारीख को जो घटना हुई है, उस घटना के बाद हम लोग लगातार मांग कर रहे थे, जो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने और विधायक भी हैं ऋषिकेश, जिन्होंने सरेआम बाजार सुरेंद्र सिंह नेगी पर जानलेवा हमला किया, हाथापाई की, उनकी FIR दर्ज होने की, लेकिन उसको इतिश्री कर दिया था ऋषिकेश कोतवाली ने, ऋषिकेश पुलिस ने, कि कौशल बिजवाण जो उनके PR है उनके नाम के साथ FIR करके इतिश्री कर दिया गया है। आज वो नाम जो है वो नाम उसमें ऐड कर दिया गया है। जनता जब यहाँ पहुँची है कोतवाली में, तो उससे डिमांड की गई कि जब प्राथमिकी तौर पे वो सारे लोग इसमें दिख रहे हैं, विजुअल में दिख रहे हैं, उनके सबूत हैं, तो उनका नाम क्यों इसमें नहीं है? तो उनका नाम आज उसमें जोड़ा गया है, और उसकी एक कॉपी जो है हमारे पास है, जो आप लोगों को मीडिया को उपलब्ध करा दी जाएगी। और वो कॉपी में पहले नंबर पर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम उन्होंने उस कॉपी में हमें जो भेजी है, उस कॉपी में लिखा है। और इस मुकदमे में अब ये 3 नामजद
लोग हैं। पहले नंबर पे प्रेमचंद अग्रवाल है, फिर कौशल बिजवाण है, फिर कांस्टेबल गौरव राणा है। और बिंदु संख्या 2 में ये भी बताते हैं कि उक्त अभियोग में एक अन्य अभियुक्त हेड कांस्टेबल दीपक नेगी का नाम भी प्रकाश में आया है। अभी 2 लोग ऐसे हैं जिनको सामाजिक तौर पे तो हम जानते हैं, लेकिन अभी पुलिस कह रही है कि उनकी अभी जांच चल रही है कि क्या वो वही लोग हैं। हालांकि विजुअल के तौर पे अगर हम लोग बताएं तो वो लोगों का भी जनता जानती है, ऋषिकेश की जनता क्या नाम है उनके, वो 2 नाम भी अभी इसमें शामिल होने बाकी हैं। और आज जब हम लोग थाने पे पहुंचे तो हमारी बात आईओ से हुई। आईओ के पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों इन्हें डिटेन किया गया उस रात को। ये सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बता रहे हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर डिटेन किया गया तो पिछले 5 दिनों से सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? जिस बैरक में उनको रखा गया था उस बैरक में रात को सांप आ गया था, सारे कांस्टेबल छोड़ के भाग गए थे। और यहाँ पे उस केस के आईओ हैं वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि उनको उस समय उनका मेडिकल नहीं हुआ था, और वहाँ पे आईओ कह रहे हैं कि उनको दवाइयाँ दी गई हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि उनको डिटेन करके कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं, कौन से इंजेक्शन लगाए गए हैं। हमें शक है कि कहीं उन्हें कोई इस तरह की इंजेक्शन या दवाइयाँ न दी गई हो जो उनके स्वास्थ्य और उनकी जान के लिए भविष्य में खतरा बन सके। सबसे पहले तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जनता को कितनी बधाइयाँ दें, कितना धन्यवाद करें। जनता जब जाग जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है। इसी तरह से लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब आक्रोश होता है तब जनता जागती है, लेकिन धीरे धीरे सैचुरेशन आ जाता है और वो बिखर जाती है, और जो पीड़ित है वो उसका कोई संज्ञान नहीं लेता। तो हम ये कहते हैं कि जनता बिना भेदभाव के एकजुट बनी रहे। इसी तरह से अगर जनता एकजुट बनी रहेगी तो ये पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है, उस पर जनता की पकड़ बनी रहेगी। अगर जनता बिखर गई तो ये मंत्री उस पुलिस के ऊपर कब्जा कर लेंगे और अन्याय करेंगे। तो मेरा यही जनता से निवेदन है कि एकजुट, बिना भेदभाव के एकजुट रहें और पुलिस के द्वारा आप अपनी सुरक्षा करवाएं, सुनिश्चित करें। इसमें जो आपको लेटर दिया गया है इसमें क्या लिखा गया है? जी, जब शुरू में हम आए तो 3 तारीख की जो एफआईआर थी सुरेंद्र सिंह नेगी जी की, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें आरोपी प्रेमचंद अग्रवाल का नाम नहीं था। लेकिन आज आरोपी प्रेमचंद अग्रवाल का नाम उन्होंने हमें ये सूचना दे दी है कि पहले नंबर पर आरोपी प्रेमचंद अग्रवाल हैं, दूसरे पे कौशल बिजवाण और तीसरे पे गौरव राणा। उसके बाद दूसरी सूचना उन्होंने ये भी दी है कि हेड कांस्टेबल दीपक सिंह नेगी का भी नाम जो है वो प्रकाश में आया है, उनको भी अभियुक्त बनाया गया है। तीसरा, जो 5 मई को एक सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने एम्स चौकी में और एसएसपी देहरादून कन्वर जी को जो एक और एप्लीकेशन दी थी, ये सुनिश्चित उन्होंने कर दिया है कि उस एप्लीकेशन को भी इस पूरी जांच में सम्मिलित किया जाएगा। और अभी तक का जो ये आज जो ये हमें एक परिणाम आया है वो बहुत सुखद है। लेकिन समाज अगर एकजुट नहीं रहा तो फिर दोबारा पिटा जाएगा। इसीलिए समाज को बिना किसी भेदभाव के एकजुट बने रहना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति इसमें दिखता है पीली शर्ट में, जो कि पैसे उठा रहा होता है और बाद में फूल की तरह गायब हो जाता है। जी, क्या उसका अभी तक पता लग पाया है? जी, कुछ लोगों ने अपनी जिसको व्यक्तिगत जांच बोलते हैं, उस व्यक्तिगत जांच में ये पाया है कि वो शायद व्यक्ति घुमाने वाला की तरफ कहीं रहने वाला है। एक उसकी गाड़ी है ब्लैक कलर की, शायद नियोज उसकी गाड़ी है, हुंडई की नियोज। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल है, उसमें उस शख्स को पहचानिए और जिसको भी ये पता चलता है वो हमें किसी माध्यम से बताइए। उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे और ताकि पुलिस उसकी जांच कर उसको धरपकड़ कर सके और अभियुक्त बना सके। जिस व्यक्ति के वीडियो बनाने के बाद में आज यहाँ पे खड़े हैं आप लोग और मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो हमारा उत्तराखंड का सोशल मीडिया है वो उसको जितना सलाम किया जाए उतना कम है, क्योंकि हर मामले में नेशनल मीडिया तो बिल्कुल कुछ क्षण भर दिखाता है, और लेकिन जो हमारा लोकल सोशल मीडिया है वो वाकई में जड़ की और ज़मीन की बात करता है, और उसके बिना ये जागरूकता कभी नहीं आ पाएगी। तो मैं सभी को वंदन करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को जो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। तो साथियों, ये था आज का प्रकरण। तो चलिए आप लोग गौर से वीडियो को देखें, समझें और सोच समझ कर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।